हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों पहले मैंने एसएमपीएस के प्राइमरी सेक्शन पर वीडियो बनाया था कि किस तरीके से आप प्राइमरी सेक्शन वाले फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं। सभी फॉल्ट्स के बारे में समझाया था और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया। आज मैं इसके सेकेंडरी सेक्शन के बारे में बताऊंगा कि सेकेंडरी सेक्शन में जो फॉल्ट्स आते हैं उनका सोल्यूशन आप किस तरीके से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इसके प्राइमरी सेक्शन के फॉल्ट के बारे में जो वीडियो हमने बनाई उसको देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक को पिन करूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको सेकेंडरी सेक्शन में सीखना है तो यहाँ पर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं डीटीएच एसएमपीएस में बता रहा हूँ, बट आप किसी भी एसएमपीएस को ले, क्योंकि सभी की बनावट, सभी का जो कार्य प्रणाली होती है वो बिल्कुल एक जैसी होती है। ठीक है। अब यहाँ पर जो पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ, प्राइमरी सेक्शन वो है जहाँ पर हम इनपुट देते हैं और सेकेंडरी वो जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं। यानी कि ये दोनों, ये जो हिस्से बीच के बने हुए हैं, इसमें प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन यहाँ पर ये इस लाइन से पता चल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब प्राइमरी सेक्शन की फॉल्ट आते हैं उनमें ज्यादातर हमारा फ्यूज उड़ा हुआ मिलता है, और कभी कभी फ्यूज उड़ा अगर ना मिले तो कुछ आईसी वगैरह ओपन हो जाती हैं, कुछ यहाँ पर कंपोनेंट्स अगर ओपन हो जाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। अब सेकेंडरी सेक्शन के फॉल्ट में हमें फ्यूज बिल्कुल ओके मिलता है, बट जो फॉल्ट सेकेंडरी सेक्शन में देखने के लिए मिलते हैं वो कम वोल्टेज का बनना, हाई वोल्टेज का बनना, वोल्टेज यहाँ पर जब हम इसमें कार्ड कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज कम हो जाना, कार्ड निकालते हैं तो वोल्टेज बिल्कुल सही हो जाना, और सिर्फ 1 वोल्ट, जैसे जो 3.3 वोल्ट है सिर्फ उसी में प्रॉब्लम आना, या फिर यहां पर किसी एक में हाई वोल्टेज बनना, या फिर सभी में हाई वोल्टेज बनना। इस तरीके के फॉल्ट्स जो हमें इस तरीके से देखने के लिए सेकेंडरी सेक्शन में मिलते हैं। अब यहां पर देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप ये फॉल्ट्स फेस करते हैं तो आपको सबसे पहले आई टेस्टिंग करनी है। यानी मेरा मतलब है कि आपको आंखों से देखना है कि कोई कंपोनेंट यहाँ पर आपको डैमेज तो नहीं लग रहा है, कोई कैपेसिटर फूला तो नहीं है, फटा तो नहीं है, कहीं पर कैपेसिटर के नीचे कोई रेड कलर का जो है जंग सा तो नहीं लगा हुआ है, या फिर कोई डायोड ज्यादा काला तो नहीं पड़ा हुआ है, या फटा तो नहीं। इस तरीके से देख लेना। अगर बिल्कुल ओके लगता है तो आपको यहाँ से करना क्या है कि सभी डायोड्स को बारी बारी से चेक करना है। अब यहाँ पर देखिए, किसी किसी एसएमपीएस में आपको कम डायोड मिलेंगे, किसी किसी में ज्यादा डायोड मिलेंगे, लेकिन ये सेकेंडरी सेक्शन की जितनी भी डायोड है उनको हमने चेक करना है। डायोड मोड में जाके सभी को आपने बारी बारी से चेक करना है। किसी भी डायोड में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे आप इसमें चेक करते हैं तो देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट रीडिंग बना रहा है। अब पलट के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये रीडिंग कुछ भी नहीं आनी चाहिए, कुछ आएगी फिर चली जाएगी, तो बिल्कुल ओके है। तो एक तरफ से रीडिंग डायोड में आनी चाहिए। और ये डायोड शॉर्ट के डायोड होते हैं। इनके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था, जरूर देख लेना। ये डायोड वो नहीं होते जो हमारे प्राइमरी सेक्शन के रेक्टिफायर में लगते हैं, ये बिल्कुल डिफरेंट डायोड होते हैं। और चेक करने का तरीका बिल्कुल सेम होता है, जैसे सभी डायोड को हम चेक करते हैं उनको भी वैसे ही चेक किया जाता है। तो ये इसकी रीडिंग है सभी। मैं आप तरीके से यहाँ पर देख लेना, चेक कर लेना कि रीडिंग बिल्कुल एक्यूरेट मिल रही कि नहीं। अब ये सबसे बड़ी डायोड होती है, इसकी रीडिंग थोड़ा सा कम मिलती है हमें। याद रखना, ये जो सबसे बड़ी डायोड होती है इसकी रीडिंग हमें कम मिलेगी, और लेकिन दोनों तरफ से सेम रीडिंग नहीं होनी चाहिए, इतना याद रखना। इस इधर देखिए, पलट के देखा तो रीडिंग आई और चली गई, ये बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर देखिए, जब आपको किसी डायोड में डाउट लगता है तो उसको बाहर निकाल के आप चेक करेंगे, या फिर इसकी एक लेग उठा लीजिए तब जाके चेक कीजिए, तब आपको परफेक्ट रीडिंग मिलेगी। कभी कभी सर्किट में लगे लगे कुछ कैप्चर की वजह से ये रीडिंग हमें गलत दिखा सकता है। ये तो डायोड की वजह से। अगर कोई डायोड वीक है, कोई डायोड शॉर्ट है, तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको सभी वोल्टेज में प्रॉब्लम मिलने लगेगी। सपोज अगर एक यहाँ पर कोई भी डायोड शॉर्ट हो जाता है तो अगर, अच्छा, एक चीज हमने देखी है, जो डीटीएच कार्ड होते हैं इसमें जो एलएनबी पोर्ट होता है, इसमें क्या होता है, काफी बार एलएनबी हमारी ऊपर शॉर्ट हो जाती है, या फिर इसका जो वायर है वो शॉर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर शॉर्टिंग बनने की वजह से ये एसएमपीएस के यहाँ पर जो 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाला पॉइंट होता है, उसकी डायोड हमारी हीट होके शॉर्ट हो जाती है। ठीक है। इसका जो डायरेक्ट जो इफेक्ट होता है ये डायोड्स पे पड़ता है, और ये हीट होके खराब हो जाती है। ये खराब या शॉर्ट होने की वजह से इनमें क्या होता है, सभी में शॉर्टिंग आने लगती है, और जो वोल्टेज है हमारी ऊपर नीचे हो जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। जब आप इसको चेक करें तो इसमें एलएनबी या फिर इस पोर्ट को भी चेक जरूर कर लें, इनमें शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। तो कोई एक डायोड अगर शॉर्ट हो जाए तो सभी वोल्टेज यहाँ पर गड़बड़ करने लगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर का जितने भी आप वाइंडिंग के पॉइंट्स देखेंगे सब एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, सभी एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्ट है। ये देखिए, आप किसी को भी कैसे भी चेक कर लो, सभी कनेक्ट होंगे। अच्छा, ये जो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर के आप पॉइंट चेक करते हैं इस तरीके से ना, आपको कंटिन्यूटी मोड में बीप मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्टिंग है, इसका मतलब ये है कि ये परफेक्ट है, ये ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पर ये डायोड में शॉर्टिंग जरूर चेक करनी है। और दूसरी चीज है कैपेसिटर। डायोड अगर ओके है
तो यहाँ पर कैपेसिटर भी कभी कभी क्या होता है ना, वीक पड़ जाते हैं। कैपेसिटर वीक पड़ने की वजह से जो प्रॉब्लम आती है वो होता है कम वोल्टेज बनना, या फिर कार्ड को कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज बिल्कुल डाउन चले जाना। तो ये ऐसी कंडीशन में आपने कैपेसिटर को चेंज करना है। अब देखिए, जिस वोल्टेज में प्रॉब्लम आ रही है उसी वोल्टेज के हमने कैपेसिटर या फिर डायोड में काम करना है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कैसे हमें फाइंड करना है। सपोज यहाँ पर 3.3 वोल्ट वाले पॉइंट में के वोल्टेज में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट के यहाँ पर इसको पकड़ना है। जैसे 3.3 वोल्ट इस पॉइंट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको ट्रैक करेंगे। ये देखिए, इसको ट्रैक करेंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड लगी है 5399। इसमें देख लेना कोई हीटिंग तो नहीं आ रही, हीटिंग आ रही तो उसको चेंज कर लेना, नहीं आ रही है तो उसको आगे बढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक फिर एक 5399 की एक डायोड लगी है। ये देखिए यहाँ पर लगी हुई है 5399, एक सीधी है, उल्टी है, थोड़ी सी बड़ी, 5399 एक ही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये एक तो इस पॉइंट से कनेक्टेड है ये, क्योंकि ये 5 वोल्ट से ही 2 डायोड लगा के 3.3 बनाई जाती है, और ये 5 वोल्ट से फिर एक ट्रैक जा रहा है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर एक कॉइल है, ये वाली कॉइल है। कभी कभी ये कॉइल भी है ना, इसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि ये खराब तो नहीं होती, लेकिन इसमें जो है ना, इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो कॉइल को भी कभी कभी चेंज करके देख लेना, वोल्टेज सही हो जाएगी 3.3 वोल्ट। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ये सबसे बड़ा वाला कैपेसिटर, अगर बड़ा ना हो तो लगभग 1000 माइक्रोफेरेड का या फिर उससे ऊपर का हो सकता है। तो ये जो कैपेसिटर है हमारे 3 वोल्ट और 5 वोल्ट पे काम करता है, यानी कि 3 और 5 वोल्ट के जो है ना, इसकी वोल्टेज को संभालने का काम करता है। या तो इस कैपेसिटर में की प्रॉब्लम होगी, या फिर ये डायोड यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ी डायोड है उस पर प्रॉब्लम होगी, याद रखना। अब दूसरी चीज है, इसके बगल वाली डायोड, अच्छा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ग्राउंड है, इसके बाद 12 वोल्ट है। अगर 12 वोल्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कहाँ पे काम करना है? तो हमें काम करना है यहाँ पर। यहाँ से ट्रैक जा रहा है एक यहाँ पर। एक तो ये कैपेसिटर पे काम करना है, कैपेसिटर चेंज करके देख लेना है। नहीं, अगर कैपेसिटर चेंज करने के बाद फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर हमें यहाँ पर जो डायोड लगी हुई है, देखिए यहाँ पर से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक एक डायोड ट्रांसफार्मर से लगी है, उस डायोड को चेंज करके देख लेना है। आप उस लाइन को ट्रैक करोगे तो जो कैपेसिटर और जो डायोड उस पर लगा हुआ है उसको हमने चेंज करके देख लेना है। अगर यहाँ पर 24 वोल्ट पे प्रॉब्लम आ रही है, तो 24 वोल्ट के लिए हमें यहाँ पर देखिए, एक तो ये कैपेसिटर लगा हुआ है 24 वोल्ट के लिए, और दूसरा यहाँ पर इसी के ऊपर ये डायोड लगी हुई है, जो कि यहाँ पर वीक पड़ जाती है या फिर कैपेसिटर वीक पड़ जाता है, तो वोल्टेज की प्रॉब्लम आने लगती है। इसके बाद सबसे लास्ट में देखिए 5 वोल्ट। 5 वोल्ट के लिए बता दिया, वही 3 वोल्ट वाले कैपेसिटर और डायोड पे काम करना है। ऐसे 5 वोल्ट का कार्ड पे कोई भी काम नहीं होता है। जो 5 वोल्ट होता है वो कार्ड में सिर्फ उसका जगह को खाली छोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो खाली छोड़ दिया गया है। सिर्फ यहाँ पर 3 वोल्ट, 12 वोल्ट और 24 वोल्ट का काम होता है। बस 3 वोल्ट है। जैसे 12 और 3 वोल्ट का मेन काम होता है। 24 वाले चैनल कभी कभी काम करते हैं, कभी कभी नहीं करते। वैसे 12 और अगर 3 भी दे दोगे तो भी यहाँ पर 3.3 सॉरी, तो भी आपका कार्ड बिल्कुल रन करता है। अब देखिए, ये तो आपको कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स मैंने बता दी, और कभी कभी हमने देखा है कि यहाँ पर ये एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। असल में ट्रांजिस्टर नहीं है, TL431 एडजस्टेबल जेनर लगा हुआ है। हालांकि जेनर डायोड आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है, कि आपको दिखाता हूँ, अगर है तो पढ़ा है यहाँ पर, हालांकि पढ़ा नहीं है। आपको पता होगा जेनर डायोड कैसा दिखता है, रेड कलर का है, जो कि डायोड की ही कैटेगरी में आता है, लेकिन डायोड से एक डिफरेंट काम करता है। वो रेगुलेशन का काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है सर्किट में। एक वीडियो मैंने जेनर पर बनाई है, जाके देख लीजिएगा। बट उसी जेनर का एक और ये रूप है, लेकिन ये एडजस्टेबल जेनर है। इसकी वोल्टेज को एडजस्ट किया जा सकता है, और इसके एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। कभी कभी इस रेजिस्टेंस में खराबी आने की वजह से, या फिर ये एडजस्टेबल जेनर खराब हो जाने की वजह से भी वोल्टेज में गड़बड़ होने लगती है 3.3 वोल्ट वाले में। असल में यहाँ पर क्यों लगाया गया है? ये एडजस्टेबल जेनर का काम यहाँ पर ऑप्टो कपलर की फीडबैक को चेंज करना है। अगर आप यहाँ पर देखिए, एक छोटी सी ट्रिक आपको बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखिए, जेनर की फर्स्ट वाली लेग को देखिए, एडजस्ट वाली लेग को, जेनर की फर्स्ट वाली लेग है, एडजस्टेबल जेनर की फर्स्ट वाली लेग है। इस फर्स्ट वाली लेग में ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये दो। अगर आप इस रेजिस्टेंस को, इसकी वैल्यू ऊपर नीचे करते हो, तो सारी वोल्टेज यहाँ पर आपकी घटने बढ़ने लगेंगी। असल में ये जेनर का काम क्या है? यहाँ पर इसको फीडबैक की जो इसमें IR LEDs के अंदर लगी हुई है, यानी कि ऑप्टो कपलर के अंदर, इसकी जो LED है उसको एडजस्ट करना। यानी कि जैसे 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्टो, क्योंकि उसी का एक पार्ट है, उस वीडियो को भी देख लेना, ऑप्टो कपलर का आपने देखी होगी तो। ये ऑप्टो कपलर के अंदर एक IR LED लगी होती है। अगर IR LED की आप ब्राइटनेस को ऊपर नीचे करते हो, तो यहाँ पर आउटपुट में ये जो इसके दूसरे लेग हैं, जो कि प्राइमरी से जुड़े हुए हैं, इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा है, वो ट्रांजिस्टर भी हलचल करने लगता है, इसकी ऊपर नीचे वैल्यू बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से IC को सिग्नल देता है। और IC क्या होती है? इसी के सिग्नल के हिसाब से काम करती है, और उसी हिसाब से वोल्टेज को यहाँ पर काम करती है। लेकिन पूरा इसी के फीडबैक पे IC काम कर रही है।
तो यहाँ पर क्या होता है, इसी ऑप्टोकपलर को थोड़ा सा भी अगर गलत सिग्नल यहाँ से मिल जाए तो ये वोल्टेज को ही पूरी चेंज कर देता है, यही ऑप्टोकपलर। तो यहाँ पर कभी-कभी क्या होता है, ये या तो ऑप्टोकपलर खराब होने की वजह से, या फिर TL431 खराब होने की वजह से, या फिर ये यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी है इनके खराब होने की वजह से यहाँ पर वोल्टेज पूरी गड़बड़ होने लगती है। जब यहाँ पर प्रॉब्लम ना मिले तो इन पे काम कीजिएगा। आपको मैंने बता दिया कि वोल्टेज जो गड़बड़ कर रही है कभी-कभी इनकी वजह से भी होती है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम TL431 के फर्स्ट पिन को हैक करके इसकी वोल्टेज को बिल्कुल ऊपर नीचे कर सकते हैं, अगर देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको कल परसों वीडियो बना के दिखा दूंगा कि किस तरीके से हम एक TL431 ट्रांजिस्टर की फर्स्ट लेग को हैक करके इस पूरे SMPS की वोल्टेज को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। जब आप इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं TL431 के साथ में, तो आउटपुट की वोल्टेज बढ़ने लगती है। बढ़ने की वजह से ये कैपेसिटर उनकी वोल्टेज को सहन नहीं कर पाते, ऐसे केस में कैपेसिटर फट सकते हैं। एक वीडियो में मैंने बताया है, बहुत पुरानी वीडियो है, अगर मिल जाए तो देख लीजिएगा, नहीं मिले तो मैं कल वीडियो बना दूंगा। इस TL431 का भी सारा खेल होता है इसकी वोल्टेज को ऊपर नीचे करने का, क्योंकि यही मेन फीडबैक ये इस पर काम करता है और यही मेन फीडबैक पे काम करता है। पूरा एक कम्युनिकेशन पूरा होता है इनके साथ होता है। यही एक कंपोनेंट है जो सारा जो है ना खेल इसी के द्वारा हो रहा है। हालांकि बहुत सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आपको यहाँ पर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर लेना, और हाँ, मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कितने समय से मेरी वीडियोज को देख रहे हैं, कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोज, और कुछ राय है इस चैनल के लिए तो बताना जरूर। ठीक है, अपना ख्याल रखिए।